अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे अमेरिका के मुतल्लिक और कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले तो सुनी होंगी, सफ़रनामा में पढ़ा होगा वैसे का, लेकिन मैं आपको आज ताज़ा तरीन हालात बताने जा रहा हूँ अमेरिका के हवाले से। 2 महीने मैंने इंतहाई मालूमाती दौरा किया यूएसए का, तकरीबन 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ स्टेट्स में जाने का मुझे इत्तफ़ाक हुआ। नॉर्थ अमेरिका इसके मुतल्लिक आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा, सुना है, लेकिन कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से कभी इतना ज़्यादा इन डेप्थ शायद ज़्यादा लोगों ने स्टडी ना की हो। क्योंकि मुझे इस 2 माह के अंदर तकरीबन 500 से ज़ायद मुख्तलिफ लोगों से मिलने का इत्तफ़ाक हुआ, जिसमें यहाँ के तमाम गोरे पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, यहाँ के लॉयर्स, अटॉर्नी जिसे कहते हैं वो भी, यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको सीपीए कहा जाता है, यहाँ के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र सालों अगले बिज़नेसमैनों से मिलने का मौका मिला और उनसे मैंने यहाँ के मुतल्लिक यूएसए के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की। और मैं ऐसे लोगों से मिला जो 40-50 सालों से यूएसए में रहते हैं, जिनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन उनके सामने यहाँ जवान हुई। जो नए लोग यहाँ पर आए, उनको क्या-क्या चैलेंज हुए जो पिछले 6 महीने, 1 साल के अंदर यहाँ पर आए। ख़ासतौर से जो लोग विज़िट वीज़े पर आए और यहाँ पे आकर उन्होंने अपना वीज़ा चेंज किया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैंने काफ़ी ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की। किसी ज़माने में लोग सफ़रनामा लिखते थे, आजकल लोग वीलॉग बना देते हैं। मैंने भी ये ज़रूरी समझा कि आपको वीलॉग बना के अमेरिका के मुतल्लिक कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। तो इसलिए आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा और हम कोशिश करेंगे इमिग्रेशन के हवाला आपको कुछ अच्छी मालूमात दें अमेरिका के मुतालिक, जो शायद आपने पहले सुनी तो हो, लेकिन आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शायद ना हुआ हो। सबसे पहली बात नाज़रीन, अमेरिका के मुतालिक हम बहुत अरसे सुनते चले आ रहे हैं कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहेगी। अब नई सुपर पावर शायद चाइना आ जाएगी, रशिया आ जाएगा या कोई और आ जाएगा। अमेरिका के ज़वाल का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका के टैंकों में कीड़े पड़ेंगे या पता नहीं क्या-क्या किस्म की बददुआएँ हम अमेरिका को देते रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको अमेरिका देखने के बाद बता सकता हूँ क्लियरली कि अमेरिका को अगले 10, 20, 50, 100 साल भी कोई खतरा नहीं है। अमेरिका बददुआओं से ख़त्म होने वाला नहीं है। इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला और कहीं भी कोई चांस नहीं है कि चाइना टेक ओवर कर लेगा। लोग कहते हैं कि 2022 में, पता नहीं 2025 में जो कि अब आने वाला है, शायद चाइना दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। बड़े-बड़े फ़ाइनेंशियल पावर बन चुका हुआ है। लेकिन अमेरिका ने नाज़रीन जिस तरीके से अपनी प्लानिंग की हुई है, जिस तरह अगले 10, 20 और 50 साल की प्लानिंग करते हैं, अमेरिका को आइंदा आने वाले दिनों में भी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। आप नाज़रीन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मुझे दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। आप लोगों के इल्म है, मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ। मैं इसलिए ख़ास तौर पे ये बात आपको कह सकता हूँ कि अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेज़िंग है। यहाँ की आप सड़कें, रोड्स देखें, आपकी तबीयत खुश हो जाती है। यानी कि इतने ज़्यादा ब्रिजेज़ और उन्होंने जो पुल बना दिए हैं, जितने खूबसूरत अंदाज़ में अपनी लेन्स का स्ट्रक्चर बनाया है, आप बाय रोड पूरे अमेरिका का सफ़र कर सकते हैं। रोड टू जो सक्सेस कहा जाता है, वो बेसिकली रोड से ही काम आगाज़ होता है। आप यकीन करें, दुनिया के जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, उन्होंने अपनी सड़कों की बुनियाद पर तरक्की की है। पाकिस्तान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई थी और अभी भी बात की जाती है, चाहे सीपैक के थ्रू या वैसे भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये काम उस तरह नहीं हो सका। यही वजह है कि हम मुकम्मल तौर पर मुआशी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और हमारे यहाँ कोई वाली वारिस नहीं है मुल्क का। लेकिन अगर आप अमेरिका आते हैं, आप देखते हैं यहाँ के लोगों से मिलते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, दैट इज़ टोटली अमेजिंग। यहाँ पे बेशुमार लोग हैं जो बाय एयर सफ़र नहीं करते बल्कि बाय रोड सफ़र करते हैं। 17, 20 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे बाय रोड सड़कों पे ट्रैवल करते हुए एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। नाज़रीन, मैं इस टाइम टेक्सास स्टेट के अंदर मौजूद ही ह्यूस्टन के अंदर, और आप हैरान होंगे, इससे जो टेक्सास स्टेट का साइज़ है, वो यूके से 3 गुना बड़ा है। आपको पता है मेरे बेशुमार दोस्त यूके में रहते हैं, मैं खुद भी ब्रिटिश नेशनल हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यूके का भी कोई मुकाबला नहीं है अमेरिका के साथ। यूके यूरोप से बहुत कंपैरिज़न करते हैं कि पता नहीं यूके बेहतर है, यूरोप बेहतर है या अमेरिका बेहतर है, कनाडा। देयर इज़ नो कंपैरिज़न एट ऑल। ये मैं किस हवाले से नाज़रीन आपको कह रहा हूँ कि अमेरिका का जो बिज़नेसमैन है, जो बिज़नेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ टोटली अमेजिंग। यहाँ जितनी बारात बिज़नेसमैन को हासिल है, दुनिया के किसी मुल्क में वो हासिल नहीं है। ये दुनिया के तमाम बिज़नेसमैन को वेलकम करते हैं, उसको अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं ग्रो करने की। इसलिए आपने देखा होगा जो तमाम बिज़नेसमैन ग्रो करते हैं या थोड़ा पैसा अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, उनकी ख़्वाहिश होती है किसी न किसी तरीक़े से अमेरिका में या तो अपनी प्रेज़ेंस रखें या मुकम्मल तौर पे अमेरिका सेटल हो जाएँ। और नए बंदे को सेटल करने के हवाले से भी अमेरिका में बेशुमार अपॉर्च्युनिटी मौजूद है। ये बड़ा फ्लेक्सिबल माहौल देते हैं इस चीज़ के हवाले से कि आप यहाँ परमानेंटली सेटल हो जाएँ। हम दुनिया की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज़ की बात करते हैं, वो सब की सब अमेरिका में क्यों मौजूद हैं? इनका आर-एंड-डी का सेटअप इतना आला क्यों है? इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस क्यों है? ये हैं वो असल मुहर्रिकात जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है और इसके लिए आपको खुद अमेरिका के विज़िट करना चाहिए, यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, देखना चाहिए। आप खुद आके जब अपनी आँखों से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा और खुशी होगी कि अमेरिका क्यों इतना मकबूल हो गया, इतनी तरक्की कर गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अमेरिका को फ़ॉलो करती है। नाज़रीन, अमेरिका में मैं थोड़ी-सी आपको दिलचस्प बात बताता चलूँ कि अमेरिका में जो यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, अपने साथ 1000 बंदों की टीम लेके आता है। आप जिस मर्ज़ी बंदे को चाहे नॉमिनेट कर सकते हैं। तमाम स्टेट्स पे आपका कंट्रोल होता है, तो इसलिए अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, वो इंतहाई पावरफुल शख्स होता है, पूरे अमेरिका को कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह एक सेनेटर और एक कांग्रेसमैन जो इलेक्ट होके आता है, उसको भी पूरी एक फ़ौज, जो ज़फ़र फ़ौज होती है, जो उसको दी जाती है, जो अपनी साथ लोग रखे, उनको सैलरी पे रखे और वो आप उनसे काम लें। उसका प्रॉपर ऑफ़िस होता है, बेशुमार मीटिंग्स होती हैं और इसलिए उसका अवाम से बहुत ज़्यादा राब्ता रहता है।
और नाज़रीन दिलचस्प बात ये है आपके इल्म में है 2024 के अंदर अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है, सदारती इलेक्शन जिसमें काफ़ी डिबेट चल रही है कि कौन होगा या क्या बनेगा। और अमेरिका का लगता तो है कि जैसे वन मैन प्रेसिडेंट सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट तो होता है, वाइस प्रेसिडेंट की एक बहस चलती है, फिर गवर्नर होते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स के जहाँ की बड़ी एक बहस चलती है, बड़ी ज़बरदस्त चलती है उनकी एक दौड़, फिर शहरों की भी, जो है मुख्तलिफ शहर उनके मेयर इलेक्ट होते हैं, उसकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प डिबेट चलती है और उसका बहुत महँगा तरीन इलेक्शन होता है। यहाँ के एक-एक शहर का बजट पूरे-पूरे मुल्कों के बजट से कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए आप अगर किसी भी यहाँ के मेयर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप काउंटीज़ में आ जाएँ, यहाँ बेशुमार काउंटीज़ है, छोटा-छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर में बना दिया है कि आबादी के ऊपर मुश्तमिल एक काउंटी बना दी है। उस काउंटी का भी जो इलेक्शन होता है वो भी एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और इतना उसको आसान नहीं लिया जाता। ये तो आप छोड़े नाज़रीन, यहाँ पे जज और कांस्टेबल यानी पुलिस वाला वो भी इलेक्ट होता है। ये आपके लिए नई बात होगी कि यहाँ पे जज और पुलिस वाले भी इलेक्ट होते हैं, बाकायदा उनको वोटिंग के ज़रिए आते हैं। इसलिए आप सोचिए वो कितना पावरफुल शख्स होते होंगे। उसपे मल्टी मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है उन अफराद के ऊपर और वो फिर उसके नतीजे में जज बन के आते हैं। इवन छोटा-सा कांस्टेबल जिसको आप मज़ाक ही समझते हो, कांस्टेबल क्या औकात होती है? या जो एक शेरिफ कहते हैं, जो किसी इलाके का हेड इंचार्ज होता है उसको यहाँ शेरिफ कहते हैं। आप आईजी कह लें उसको अपने इलाके का, एसएचओ कह लें, तो उस शेरिफ के लिए बहुत डिबेट होती है। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कांस्टेबल होता है, वो बाद में शेरिफ बन जाता है। लेकिन इटसेल्फ कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। इस तरह कमिश्नर और दूसरे तमाम ऐसे ओहदे हैं नाज़रीन यहाँ पे, जहाँ हर जगह इलेक्शन होते हैं। तो अमेरिका ने अपना पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, अपना पॉलिटिकल सिस्टम इतना डेमोक्रेटिक कर दिया है, इतना ओपन कर दिया है लोगों के लिए कि कोई भी बंदा यहाँ पर आके इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है और उसके नतीजे के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के अंदर। और यही इस मुआशरे की खूबसूरती है कि यहाँ कोई ना कोई सर्कल चलता रहता है, कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है, लोग मसरूफ़ रहते हैं, जिनको पॉलिटिकल वाइब चाहिए यहाँ पे और वो अपने-अपने अंदाज़ में उसको एंगेज करते रहते हैं। इसलिए भी इसके अंदर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरती है कि लोग उसमें मज़ीद नए से नए ऐड होते रहते हैं। अच्छा, अगर आपका नाज़रीन इल्लीगल है या अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आपके पास पासपोर्ट है, देन यू आर एलिजिबल कि आप इलेक्शन में हिस्सा खुद भी ले सकते हो। यहाँ बेशुमार पाकिस्तानी लोग आजकल काफ़ी एक्टिव हुए हैं और हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह जैसा कि आपको पता है नाज़रीन, यूके के अंदर, यूरोप में भी होता है कि हमारा एक पाकिस्तानी डिबेट में हिस्सा लेने की कोशिश करता है या इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, तो उसके मुकाबले पे 3-4 पाकिस्तानी और आ जाते हैं और वो चुतराहट का जो हमारा शौक और जो मसला है, उसकी वजह से उस बंदे के वोट भी कम हो जाते हैं, आपस में वोट डिवाइड हो जाते हैं और कोई तीसरा बंदा उसका फ़ायदा ले लेता है। यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा और ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। मेरी काफ़ी लोगों से इस हवाले से बात हुई, मैं कनाडा में भी गया जाता रहता हूँ, आपको पता है, यूएसए के अंदर भी और बार-बार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। काश कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, तो हमारे कुछ ऐसे शहर के बड़े लोग बैठ जाएँ, जो उन लोगों को समझा सकें कि यार आप इस तरह ना करें, आपस में मुकाबला ना करें, आप किसी दूसरी काउंटी में चले जाएँ, दूसरे शहर में चले जाएँ और वहाँ जाके खुल के मुकाबला करें। तो जैसे कि आपस में एक-दूसरे का टाँगे खींचने का जो मुकाबला होता है, हमारा मशहूर है, बेशुमार लतीफ़े इसमें बने हुए हैं, उसकी निस्बत अगर हम इस तरह हेल्दी मुकाबला करने की कोशिश तो उससे चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। अब नाज़रीन एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ, चूँकि हम अमेरिका के हवाले से खुल के बात करें, ख़ासतौर पे अपने लोगों के हवाले से। नाज़रीन मैं दुनिया में चूँकि बेशुमार मुल्कों में जाता हूँ, अमेरिका आपको कैपिटलिज़्म निज़ाम की बदतरीन मिसाल, मार्क्सिज़्म निज़ाम की बदतरीन मिसाल मिलेगा। यहाँ पे हमारे लोग इंतहाई रुथलेस हैं। यहाँ पे मैंने बेशुमार लोगों से मिला, आपका सगा भाई, सगा बहन, भाई, चाचा, भतीजा कोई भी आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आपको नहीं बुलाएगा। आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ेगा अगर आप समझते हैं कि वो आपका रिश्तेदार। मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि मेरी बहन, भाई, चाचा, भतीजा वहाँ पे होता है, उसको कहो मुझे बुलाने में हेल्प करे अमेरिका वाले, आपको कोई शख्स यहाँ नहीं बुलाएगा। मैंने देखा है कि यूरोप से जब लोग यूके आते हैं, वो कहते हैं यूके के लोग बड़े रूखे से हैं। बड़े इंट्रोवर्ट से है, ओपन नहीं है, बात नहीं करते, मेल-जोल नहीं करते, लोगों की हेल्प नहीं करते। लेकिन आप यकीन करें अमेरिका उसके 10 गुना ज़्यादा हाई पे उससे ज़्यादा बुरा कह लें, उससे ज़्यादा मुश्किल कह लें कि यहाँ कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स आपके माथे पे आपको एक डॉलर साइन के तौर पे देखेगा कि इससे मैं फ़ायदा किस तरह ले सकता हूँ, इससे किस तरह मैं अपना कोई अगर फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसकी मदद क्यों करूँ? यानी इस हद तक कोई इंसानियत जिसे कहते हैं ना एक बेसिक आपका रूल होता है कि आप किसी बंदे की वैसे खुदा वास्ते हेल्प कर देते हैं। यहाँ आपको रुथलेस की इंतहा नज़र आएगी, कोई बंदा आपकी किसी किस्म की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने अनफॉर्चुनेट देखा कि हम बाकी यूके का रोना रोते थे कि वहाँ पे लोग बड़े मुश्किल हैं, आदमी आसानी से किसी को टाइम नहीं देते। यहाँ उससे बिल्कुल 10 गुना आप ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई कर लें कि किसी के पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। यहाँ हर बंदा 2-2 3-3 नौकरियाँ कर रहा है, थक-हार के आखिर में आता है और सो जाता है कि उसको आराम के लिए वक़्त चाहिए। बिज़नेसमैन जो है वो भी 5-10 बिज़नेस कर रहा है। अगर एक बिज़नेस उसका कामयाब हो गया, साथ ही वो दूसरा, तीसरा, चौथा बिज़नेस शुरू कर लेगा। मैं बेशुमार यहाँ लोगों को जानता हूँ जो 30, 40, 50 कंपनियाँ चला रहे हैं। उसकी वजह कि अमेरिका का बिज़नेस ताज़ा इतना फ्रेंडली है, ये खुद ब खुद आपको ग्रो करने का मौका देता है। ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट आपको मौजूद है किसी भी बैंक के अंदर। इनका बैंकिंग सिस्टम आउटस्टैंडिंग है। आप किसी भी बैंक के अंदर चले जाएँ और वहाँ पे जाके आप उन्हें कहें कि मेरा बिज़नेस शुरू करना है, तो आपको बिज़नेस प्लान सबमिट करें, तो आपको बड़ी आसानी से वो लोन देते हैं। इसी तरह आपके पास कोई आपको बड़ा बिज़नेस प्लान लेके जाते हैं, तो आपको बेशुमार इन्वेस्टर यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपको किसी मुकाबले में शिरकत करके अपना बिज़नेस प्लान देने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 इन्वेस्टरों से बात करें, कोई भी इन्वेस्टर आपका बिज़नेस प्लान पसंद करेगा, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे मौजूद होते हैं और वो आपके बिज़नेस को सपोर्ट करना चाहेंगे। ये एक इस मुआशरे की बड़ी कमाल खूबसूरती है।
इसी वजह से इस बैंकिंग सिस्टम की वजह से आउटस्टैंडिंग बैंकिंग सिस्टम की वजह से नाज़रीन लोग अमेरिका के मॉडल को बहुत पसंद करते हैं। आप हैरान होंगे नाज़रीन दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम के हवाले से बहुत बात की जाती है। आजकल डिजिटल करेंसी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। यहाँ बाकायदा बिटकॉइन की मशीन लगी हुई है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ जगह आप बिटकॉइन विथड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो हम उसके बहुत खिलाफ भी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, लेकिन ये मुल्क पहला है जिसने बहुत ज़्यादा उसको वेलकम भी किया है। इसी तरह अगर इनके बैंकिंग सिस्टम की हमने बात चल निकली है, तो नाज़रीन आपको पता है चेक डिपॉज़िट कराने के लिए आपको ख़ास तौर पे बैंक जाना पड़ता है। इन्होंने ये सिस्टम इतना आसान कर दिया कि आप चेक की तस्वीर खींचे अपने मोबाइल ऐप के अंदर, उसको वहीं से अपलोड कर दें और आपका चेक कैश हो जाएगा। इन्होंने ड्राइव थ्रू बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया है। आपने ड्राइव थ्रू बर्गर तो ले लेते होंगे, ड्राइव थ्रू कॉफ़ी भी ले लेते होंगे, लेकिन ड्राइव थ्रू आप चेक जमा करा सकते हैं, ड्राइव थ्रू चेक कैश करवा सकते हैं, कैश डिपॉज़िट करा सकते हैं, कैश विथड्रॉ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे लोग इस कदर हड हराम हो चुके हैं कि वो अपना चेक कैश करने के लिए या पैसे निकालने के लिए गाड़ी से बाहर नहीं निकलते। गाड़ी अपनी एयर कंडीशन गाड़ी से जाते हैं काउंटर के ऊपर ड्राइव थ्रू में और वहाँ से अपने पैसे निकाल लेते हैं और अपनी बैंकिंग वहाँ यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह इन्होंने एटीएम मशीनों की भी लाइन लगा दी हुई है। जिस तरह आप किसी पेट्रोल स्टेशन में जाके लाइन में खड़े होते हैं, वहाँ मुख्तलिफ काउंटर बने होते हैं, उसके अंदर आप पेट्रोल डलवाने निकल जाएँ। इस तरह एटीएम की भी लाइन्स बनी हुई है, वहाँ पे लग जाएँ, अपना खुद ही पैसे विथड्रॉ करें गाड़ी के अंदर से ही और ड्रॉ करके ले जाएँ। तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग सिस्टम इन्होंने बना दिया हुआ है। और नाज़रीन आपको मैं दिलचस्प बात बताऊँ, यूके, यूरोप में आपसे अक्सर लोग गिला करते हैं, उनको ट्रैफ़िक का बहुत ज़्यादा चालान बहुत ज़्यादा आते हैं, ओवर स्पीडिंग के ऊपर। अक्सर आप कई शहरों से क्रॉस करते हैं, 70 माइल की लिमिट है यहाँ पे। ये भी कमाल बात है इन मुल्कों की, इन जो की कि चंद स्टेट्स को छोड़ के अमेरिका की बहुत ज़्यादा स्टेट्स ने अपने आप को इस मामले में बहुत आसान रखा हुआ है, बड़ा फ्रेंडली रखा हुआ है और वो इतनी छोटे कामों में नहीं पड़ते कि जगह-जगह कैमरे लगा के आपके ऊपर नज़र रखें कि आपने थोड़ी-सी स्पीड लिमिट ऊपर क्रॉस की और आपको जनाब जी फौरी तौर पे फ़ाइन आ जाएगा। इन्होंने कई जगह बिल्कुल कैमरे लगाए ही नहीं हुए। ये भी शो करते हैं इन मुल्क की यानी कि ब्रॉडर सोच, क्योंकि अगर छोटे-मोटे बंदा ओवर स्पीड से जा रहा है, ज़रा उसकी कोई मजबूरी है और उसने रश में कहीं पहुँचना है, तो उसको इतना फ़ोर्स ना किया जाए कि उसके ऊपर थोड़ा-सा भी उसने 65 माइल की स्पीड थी, 70 की स्पीड थी या 75 पे वो जा रहा था, तो आप उसको फौरी तौर पे फ़ाइन कर दें। बल्कि उसको लिवरेज दी हुई है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं बेशुमार यहाँ हाईवे पे खुद भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं खुद भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखा कि आप 65 की स्पीड लिमिट है, तो आप 75-80 पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ पे तो आपको साथ वाला बंदा 90 की स्पीड से क्रॉस करके निकल जाएगा। तो इससे पता लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ओपन छोड़ा है और आप हैरान होंगे यहाँ 105 माइल की रोड भी मौजूद है। यही टेक्सास के अंदर, ऑस्टिन के अंदर वो रोड मौजूद है। ऑस्टिन आपको पता है एलन मस्क की वजह से बड़ा मशहूर हुआ, क्योंकि एलन मस्क ने वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसकी बहुत ज़्यादा बेशुमार कंपनी वहाँ पर आ रही हैं ऑस्टिन के इलाके में टेक्सास के अंदर। और टेक्सास को मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कहा जाता है नाज़रीन, जिस तरह कि इसका नाम टेक्सास है, ये टैक्स के हवाले से भी बहुत फ्रेंडली स्टेट है। वहाँ पे 105 माइल की नाज़रीन एक रोड मौजूद है। 105 माइल की स्पीड से आप ऑफ़िशियली गाड़ी ड्राइव करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आप बड़े खुश हो रहे हैं कि आप बड़ी स्पीड से आप ड्राइव करते हैं। आप 120 की स्पीड से वहाँ पे जा रहे होंगे और आपके साथ बंदा 130 माइल की स्पीड से क्रॉस कर जाएगा। तो ये है इस मुआशरे की खूबसूरती कि उन्होंने इस चीज़ को ओपन छोड़ा हुआ है। वैसे तो आपने जर्मनी की ऑटोबान का ज़िक्र सुना होगा कि वहाँ कोई स्पीड लिमिट नहीं है। लेकिन ये अमेरिका के अंदर भी अगरचे स्पीड लिमिट मौजूद है, सिर्फ़ लोगों को कॉन्शियस करने के लिए, अदर इस हवाले से भी बहुत फ्रेंडली है और इतना ये जान नहीं करते इस चीज़ पर। दूसरा उन्होंने बहुत ज़्यादा नाज़िम पार्किंग फीसें भी फ्री रखी हुई हैं। आपने देखा होगा यूरोप के अंदर जगह-जगह तंग-तंग सी पार्किंग है डाउनटाउन के अंदर और बड़ी एक्सपेंसिव पार्किंग है। इनकी जो मोस्ट ऑफ दी आप डाउनटाउन के अलावा अगर आप बात करें तो वहाँ पे पार्किंग स्पॉट्स बने हुए हैं, बड़े-बड़े लॉट्स उन्होंने बनाई हुई हैं और तमाम बड़े-बड़े प्लाज़ों के अंदर उन्होंने मेक श्योर किया हुआ है कि फ्री पार्किंग स्पेस विज़िटर के लिए अवेलेबल हो। तो ये भी एक उनके फ्रेंडली होने की निशानी है। सो इस तरह की बेशुमार सी चीज़ें अमेरिका ने जो ख़ास तौर पे अपने अंदर बनाई हैं, इसकी वजह से उन्होंने चीज़ों को आसान रखा है और इसलिए यहाँ पर आना बड़ा आसान है। जहाँ तक नाज़रीन इमिग्रेशन के हवाले से बात है, यहाँ पे अमेरिका का वैसे सिस्टम बहुत अच्छा है। और लोग उसको बड़ा पसंद भी करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ नाज़रीन उन्होंने एक कैप भी लगाया हुआ है कि हर साल किस मुल्क के कितने लोगों को ग्रीन कार्ड इश्यू करने हैं। यही एक वजह है, आप में से अगर कुछ लोग परेशान होते हैं कि मैं यहाँ आया हुआ था, मुझे ग्रीन कार्ड लेने में बहुत टाइम लगा, या अगर आपने पाकिस्तान से शादी करके अप्लाई किया हुआ है या वर्क परमिट के थ्रू अप्लाई किया हुआ ग्रीन कार्ड के लिए या आपने फैमिली के थ्रू भी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो एक ख़ास क्यों लगी हुई है? क्योंकि उन्होंने उस मुल्क पे एक कैप लगाया है। मसलन इंडिया की बात करें तो उनका 20-30 साल का किस टाइम कैप चल रहा है। वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है। पाकिस्तान की बात करें तो ओवरऑल एवरेज टाइम 2 से 3 साल इस टाइम चल रहा है। मतलब कुछ स्टेट्स है 18 महीनों में भी लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊँ कि नाज़रीन नीदरलैंड, एम्स्टर्डम आपको जिसका पता है या स्वीडन की अगर हम बात करें तो उन मुल्कों के लिए भी ग्रीन कार्ड की उन्होंने ऑप्शन रखी है जिनके पास वो पासपोर्ट है। लेकिन वहाँ के लोग चूँकि कम आते हैं, उनकी हर साल ग्रीन कार्ड की जो लिमिट है वो ज़ाया भी हो जाती है। तो कुछ ऐसे मुल्क हैं जो ग्रीन कार्ड की पूरी कैप्स को यूज़ भी नहीं कर पाते और कुछ ऐसे मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें ज़रा इंडिया बहुत ज़्यादा नंबर 1 है। पाकिस्तानी भी उसमें किसी हद तक यूज़ करें लेकिन उतना नहीं यूज़ करें, इसलिए उनके लिए अभी भी अपॉर्च्युनिटी मौजूद है। तो इसलिए उन्होंने ग्रीन कार्ड और प्लस पासपोर्ट जो क्राइटेरिया रखा है वो इसी वजह से रखा हुआ है। तो जिसको ग्रीन कार्ड मिल गया, वो उसके 3 साल बाद एलिजिबल हो जाता है पासपोर्ट लेने के लिए। तो ग्रीन कार्ड को बड़ा टफ तरीके से उन्होंने अपना रखा हुआ है, किस तरीके से कितने लोगों को देना है और किस कैटेगरी के अंदर देना है, तभी उसको जस्टिफाई करेंगे और उसको इस सूरत में दिया जाएगा। सो ये तमाम बुनियादी चीज़ें हैं जिसका आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, तो उसके अंदर आपको यकीनन काफ़ी आसानी हो जाएगी। अमेरिका के मतलब ये कुछ अहम बातें थी, मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस हवाले से आगाह कीजिए। बाकी नाज़रीन अमेरिका का सिस्टम के हवाले से हम ये बात है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कैमोफ्लेज किया हुआ है चीज़ों के हवाले से, तो किसी हद तक ये भी बात ठीक है, जिस तरह कहा जाता है कि वॉल स्ट्रीट जो है, वो अमेरिका को रूल करती है, वाशिंगटन जो है, व्हाइट हाउस वो रूल करता है, तो ये बात भी दुरुस्त है।
ये मल्टीनेशनल सिस्टम है, कैपिटलिज़्म निज़ाम की एक बदतरीन मिसाल है जो पूरी दुनिया को रोल करते हैं, ख़ासतौर पे उन्होंने कैमोफ्लेज किया हुआ है। अगर आप किसी सेनेटर की कैंपेन में उसके साथ शामिल हो गए हैं, तो वो आपको कहीं न किसी लेवल पे ओब्लाइज कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। कोई मेयर आपके साथ जब आपने उसके साथ हेल्प की, आप उसके साथ क्लोज़ली अटैच हो गए, तो वो आपकी कहीं न किसी लेवल पे हेल्प कर सकता है। कोई सरकारी तौर पे आपको कोई ऐसा ओहदा मिल सकता है और ख़ास तौर पे अगर आप सरकारी नौकरी मिल जाए, तो वो भी बड़ी आसान नौकरी है। जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, आपको तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं, काम भी इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है। कई लोग जो है जिनको कोशिश होती है कि बस हमें ईज़ी काम मिल जाए और अच्छी इनकम मिलना शुरू हो जाए। उनको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, देखो बिज़नेस नहीं करना उनको साइड पे, तो वो कोशिश करते हैं उनको सरकारी नौकरी यहाँ पे मिल जाए और वो बड़ा इसमें खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें पेंशन और सारी ग्रेजुइटी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो अगर आपको अमेरिका में वो सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसमें आपको ये भी फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा लेकिन अगर आप किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ अटैच हो गए तो वो आपको खुद टिप्स देगा, ऐसी बातें बताएगा बिज़नेस की जिसमें आप खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने नाज़रीन एक बात सुनी होगी कि अगर आपके 5 मिलियनियर दोस्त हैं तो यू विल बी द सिक्स्थ वन इन नेक्स्ट 3 ईयर। तो अमेरिका के मुतालिक ये भी बात ठीक है नाज़रीन कि अगर आप यहाँ पर आ जाएँ, आपको अच्छे कनेक्शन, अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क में बैठना शुरू कर दें, तो खुद ब खुद आपको टिप्स देंगे कैसे आप मल्टीमिलियनर हो सकते हैं। और अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ पहला $1 लाख अगर कमा लें, तो उसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, क्योंकि तमाम बैंक्स, तमाम इदारे आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर। इनका सिस्टम बिज़नेस फ्रेंडली है। इसलिए जो दुनिया के टॉप बिज़नेसमैन हैं या ऐसे-ऐसे बेशुमार मैंने पाकिस्तानी देखे कि जिनको हैरत होती है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल नहीं, कोई पर्सनैलिटी आउटस्टैंडिंग नहीं, ना क्वालिफ़िकेशन आउटस्टैंडिंग है। लेकिन फिर भी 10, 20, 30 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। उसकी वाहिद वजह यहाँ का सिस्टम है। इतना आउटस्टैंडिंग, इतना फ्रेंडली सिस्टम है कि वो हर बंदे को एनकरेज करता है कि जो भी ज़िंदगी में तरक्की हासिल करना चाहता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। इसी आसानी की वजह से ये कामयाब हैं। तो ये थी राज़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने ज़रूरी समझा कि आप सब लोगों से शेयर की जाएँ। आपको उम्मीद है हमारी ये गुफ्तगू चीज़ें पसंद आएँगी। इंशाल्लाह मज़ीद आपसे इस हवाले से बात करते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।